रात गए वो लोग वापस जन्नत पैलेस पहुंचे। रिश्तेदारों के झुरमट और रस्म व रवाज से फरागत पाते पाते इन्हें अच्छी खासी देर हो गई। बड़ी मुश्किल से दोनों को अपने कमरे में जाने का मौका मिला तो इसे गनीमत जानकर वो फ़ौरन से चले आए और सुकून का सांस लिया। पूरा कमरा ताज़ा फूलों से सजा हुआ था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। इसे ताज़ा गुलाब की पत्तियों से सजे बिस्तर पर बिठाते हुए मुनीर खुद भी इसके सामने टिक गया। आज मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रश्क आ रहा है। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआएं मांगता था, मेरी ज़ात को मुझ पर रहम आ ही गया और देखो आज तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। वो इसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो इसने नज़रें उठाकर इसे देख। मैंने भी बहुत सी दुआएं की थी मुनीर, रोज़ रो रो कर दुआ करती थी कि काश तुम मुझे मिल जाओ। अल्लाह ने सिर्फ तुम पर ही नहीं हम दोनों पर ही रहम किया है। और मुस्कुराते हुए बोली तो मुनीर ने अपनी जेब से एक सुर्ख रंग का मखमली डब्बा निकाला और इसे खोलते हुए इसमें से हीरो से मुज़य्यन वाइट गोल्ड से बना ब्रेसलेट निकाला और इसकी नाजुक सी कलाई में पहना दिया। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जितना हो सका तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुमको खुश रखूँगा। वो इसे देखते हुए मखमूर से लहजे में बोला तो वो नज़रें झुका गई। एक बात का तुम भी ख्याल रखना मुनीर, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ बात दिल में न रखना। भले मुझे मार लेना लेकिन दिल में कुछ न रखना। वो इसे देखते हुए भीगी आंखों से बोली तो वो बेकरारी से इसके दोनों हाथों को थाम गया। ना शाजिया ना, बहुत दुआओं के बाद तो मुझे मिली हो। मुझे तुम्हारी कदर है और मेरी मोहब्बत कितनी गहरी है ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। तुम्हारे लिए मैंने खुद को कितना बदला है ये तुम्हें नज़र आ रहा होगा। वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला तो इसे रश्क भरी नज़रों से देखने लगी। अब सबसे बढ़कर ये बात कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने वो टपोरी बोली ही बदल डाली। वो हंसते हुए बोला तो इसे भी हंसी आ गई और बेख्तियारी वो इसके सीने से लग गई। हमारा कल बहुत बुरे वक्तों में गुजरा है लेकिन ये हमारे सब्र और ईमान का इम्तिहान था जो अल्लाह ने मेहरबानी की और आज हम इस मकाम पर हैं जहाँ पहुँचने की लोग तमन्ना करते हैं। मुनीर इसे सीने से लगाए हुए बोला तो इसने सर उठाकर इसे देखा। वैसे सही तुमने और हातिम ने तरक्की की है, मेरे दिल से तो तुम दोनों के लिए दुआएं ही निकलती हैं। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली तो वह हंस पड़ा। हातिम ने मुझे और मैंने इसे सीधा कर दिया, अब वो वैसा नहीं रहा और मैं ऐसा हो गया हूँ। मुनीर हंसने लगा तो वो भी कहका लगाकर हंस पड़ी और इसकी नकरई हंसी पूरे कमरे में गूंज कर रह गई। बस ऐसे ही हंसती रहना, मैं तुम्हें हमेशा हंसता देखना चाहता हूँ, वरना तेरे को पता है कि तू अपने को उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बात के आखिर में मुनीर अपनी पुरानी रविश पर आया तो इसने इसकी छाती पर एक मुक्का रसीद किया। अब मैं आ गई हूँ ना, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखूँगी और आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो इसके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली तो मुनीर ने अपनी बाहों का घेरा इसके गिर्द मज़ीद सख्त कर दिया। हुरैन अपने कमरे में बैठी थी और गहरी सोचों में डूबी हुई थी। जो फैसला वो कर चुकी थी इसे करने में इसे अपने दिल से अच्छी खासी जंग करनी पड़ी थी। जो भी था लेकिन इसने हातिम से टूटकर मोहब्बत की थी और वो इसकी पहली चाहत भी था। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ और जिस तरह से हातिम ने इसे धोखा दिया ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो मुनाफिक नहीं थी और चाहती थी कि जिससे वो मोहब्बत करे वो चाहे कुछ भी हो लेकिन मुनाफिक न हो। बड़ी मुश्किल से इसने फ़ोन उठाकर हातिम का नंबर मिलाया और फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी लेकिन इसकी कॉल तीसरी घंटी पर ही अटेंड कर ली गई। मैं कब से वेट कर रहा था लेकिन तुम्हें ख्याल ही नहीं मेरा, हातिम शिकवा कुरान लहजे में बोला। चलो कर तो ली ना, क्या कर रहे थे? वो आम से लहजे में बोली। वेट कर रहा था तुम्हारी कॉल का, हातिम का बरजस्ता जवाब आया। अच्छी बात है, चलो अब तुम्हें कभी वेट नहीं करना पड़ेगा। वो एक ठंडी सांस लेते हुए बोली। क्यों, क्या अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती हो? हातिम बोझल सी हंसी हंसते हुए बोला। हातिम तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, कई झूठ बोले हैं मुझसे। इन हालात में तुम्हारे साथ मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है तो मैंने यही फैसला किया है कि हम इस दोस्ती या व्हाट्सएवर जो भी है इसे यहीं रोक दें तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो दिल पर पत्थर रखते हुए बोली और इसका दिल ही जानता था कि ये अल्फाज बोलते हुए वो कैसे अंदर से कट रही थी। हूरो नहीं हूरो, प्लीज़ यार मेरी गलतियों की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। हातिम मर जाएगा तुम्हारे बगैर और तुम ये बात जानती हो। हातिम के लहजे की बेचैनी इसे ये बात बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अंगारों पर लौट रहा था। आई विश के ये सब ना होता और मुझे ये बात ना कहनी पड़ती, लेकिन हकीकत यही है हातिम कि तुम और मैं दो मुख्तलिफ़ मंजिलों के मुसाफिर हैं और जितनी जल्दी हम इस बात को तस्लीम कर लें इतनी ही हमारे लिए आसानी होगी। वो बेहद उदास लहजे में बोली। पूरो प्लीज़ यार, मैंने बताया तो है कि मैं मजबूर था और नहीं बता पाया। मैं अगर बेवकूफ़ था तो तुम तो न बनो यार, तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। हातिम की आवाज़ डूबती जा रही थी। मैं सब जानती हूँ हातिम, लेकिन तुम जैसा धोखेबाज और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान इस बात को समझ नहीं पाएगा। अगर तुम मुझे बीच में न डालते और अपने इंतकाम और मेरी मोहब्बत को अलहदा रखते तो फिर भी बात थी, लेकिन तुमने मेरे बाप से बदला लेने के लिए मुझे सीडी बनाया, जो कि बहुत गलत किया। वो दुखी लहजे में बोली तो हातिम फ़ौरन से फट पड़ा। यही तो नहीं किया मेरी जान,
अगर ये कर लेता तो मेरे लिए सब बहुत आसान हो जाता। लेकिन मैंने तुम्हारे बाप को भी यही बात कही थी कि मैं मर्दों की तरह मुकाबला करने का कायल हूँ, और अब तुम्हें भी यही कह रहा हूँ। जो तुम समझ रही हो या जो तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है वो सब झूठ और बेबुनियाद है। और गुस्से में आ गया। हातिम, मेरी बात सुनो, अब गिले शिकवों का वक़्त गुजर गया। मैं नहीं चाहती कि अब जब हम अलहदा हो रहे हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दें। वो जो भी हैं मेरे बाबा हैं और इनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त करूँगी मैं। वो भी गुस्से में आ गई थी। सब समझ रहा हूँ मैं। इस वक्त तुम किसी और की नज़र से देख रही हो, इसलिए तुमको सही भी गलत नज़र आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वक्त तुम्हारी नज़रों पर बंधी हुई पट्टी उतारे और तुम्हें एहसास हो कि तुमने कितना गलत किया मेरे साथ। जो समझना है समझो। आज के बाद से तुम्हें कभी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी हुरैन। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे और तुम्हारा नसीब अच्छा करे। खुदा हाफिज़। हातिम अपनी बात मुकम्मल करते हुए फ़ोन काट गया और वो बेबसी से फ़ोन बेड पर फेंक कर रोने बैठ गई। इतनी तकलीफ़ इसे कभी नहीं हुई थी जितनी आज इसे इस मोहब्बत के खो देने से हो रही थी। हातिम ने जो भी किया वो सब काबिल बर्दाश्त था, सिवाय एक बात को छोड़कर, और वो बात थी जमील साहब की नज़र में इसे गिराना और इसका अपनी मोहब्बत का पोल खोलना। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन ये नहीं कि इसे मोहब्बत करने वाले की नज़र में इसकी कोई औकात ही ना हो। हाँ, इसके अंदर भी जमील साहब का ही खून दौड़ रहा था, तो फिर कैसे वो अपने असूलों से हट जाती, फिर चाहे इसका नुकसान ही क्यों ना हो जाता, जैसा कि अभी हो गया था। वो ज़ारो कतार रोए जा रही थी और आंसू इसके चेहरे को भिगोकर इसकी नाकामी की दास्तान रकम कर रहे थे। अगर बात मेरी या ना की ना होती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती। वो आंखें रगड़ते हुए बोली और लाइट ऑफ करते हुए बेड पर ढेर हो गई। इसकी मोहब्बत का बाब बंद हो चुका था और जो कोम्पल इसके दिल में फूटी थी वो इसने खुद ही बेदर्दी से मसल डाली थी। लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था और वो इसे अपने अंदर छुपाए रोती हुई जाने की इस पहल नींद की वादी में उतर गई। आज पूरे 5 दिन हो चुके थे इसे हुरैन से दूर हुए। कितनी बेदर्दी से इसने इसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, और वो भी सिर्फ अपने बाप की खातिर। जो बात इसके तस्वुर में भी नहीं थी वो हो चुकी थी, और जो वो अपने बारे में सोचा करता था वो हुरैन ने करके दिखा दिया था। कितना बेवकूफ़ था मैं। वो शुरू से जानती थी कि मैं कौन हूँ और मैं इसे लाइलम रखकर अपनी चालें चल रहा था, जबकि मैं खुद ही लाइलम था। वो बार बार एक ही बात सोचे जा रहा था। 5 दिन में इसकी हालत अच्छी खासी ख़राब हो चुकी थी। मान गए जमील खाकवानी, खुद फेल हुए तो बेटी आगे कर दी और आखिर जीत ही गए। क्या बात है तुम खाकवानी इसकी। वो करब से सोचते हुए फीका सा मुस्कुरा दिया। इसके काम का इन 5 दिनों में अच्छा खासा नुकसान हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि मोहब्बत की इन फजूल मामलात में उलझ कर कोई बड़ा नुकसान करवा बैठे। इसलिए उठकर वाशरूम में घुस गया और फिर से अपनी सारी तवज्जो इसी काम पर लगाना चाहता था जिस काम ने इसे इस मुकाम तक पहुँचाया था। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो इसका मोबाइल बज रहा था। इसने स्क्रीन देखी तो एक नागवार सी लहर इसकी पेशानी पर नमदार हुई। थिंक ऑफ द डेवल एंड ही इज़ राइट हेयर। वो बिड़बिड़ाते हुए फ़ोन अटेंड कर गया। कहाँ होते हो बरखुरदार? कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। अरे यार कोई धमकी दे डालो लेकिन खुदारा, लेकिन ये राब्ता न करने का जुल्म न करो भाई। फ़ोन के स्पीकर से इसे जमील साहब की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई सख्त बात कहने ही लगा था कि फिर से कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। अरे जमील साहब, बस ये कारोबार और दूसरे मसाइल सांस नहीं लेने देते। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है? मंसूरा आंटी कैसी है और आपकी तबीयत कैसी चल रही है? वो खुश मिजाजी से इनका हाल दरियाफ्त करने लगा। मकसद इसका टोल लेना ही था कि देखे जमील साहब की अगली चाल कौन सी होती है। सब खैरियत है बेटे? यार वक्त निकाल कर मुझसे मिलने ही आ जाओ, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और मैंने कुछ ज़रूरी बात भी करनी है तुमसे। वो हंसते हुए बोले। लग ही नहीं रहा था कि ये वही जमील खाकवानी है जो इसके जानी दुश्मन बने हुए थे। ज़रूर जमील साहब, क्यों नहीं, 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा आपकी तरफ, इसने बात टालने की गर्ज से कह दिया। वो समझ गया था कि हुरैन के इनकार के बाद वो इसकी टोल लेने के चक्कर में है, लेकिन इन्हें मायूसी ही हुई होगी इसका बशाश लहजा सुनकर। ठीक है तो फिर मैं इंतज़ार करूँगा। उन्होंने इसे ताकीद करते हुए लाइन काट दी और वो एक सर्द आह भरते हुए फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। मुनीर शाजिया के साथ यूरोप जाने की तैयारियों में था, इसलिए हातिम को इसका काम भी देखना था और अच्छा ही था, वगरना अगर वो खुद को मसरूफ़ न करता तो शायद हुरैन की यादें इसका जीना हराम कर डालती, जो वो किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले इसने हेड ऑफिस का चक्कर लगाया और फिर वहाँ से अपनी फैक्ट्री के लिए निकल खड़ा हुआ। इसकी काली लैंड क्रूज़र एक शान बेनियाजी से सड़क पर उड़ती चली जा रही थी और गाड़ी के साथ साथ इसका दिमाग भी मुख्तलिफ सोचों में गिरा महवे परवाज था। हुरैन ने खुद को यूनिवर्सिटी और पढ़ाई तक ही महदूद कर लिया था। इसका ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में बंद होकर किताबों के साथ ही गुजरता। वो कोई और बात सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार अगर इन सोचों का तांता बंद जाता तो फिर पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसे उम्मीद तो थी कि हातिम इसे दोबारा कॉल ज़रूर करेगा, लेकिन आज महीना होने को आया था मगर इसकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ था।
पहले तो वो जलती घुटती रही, लेकिन अब इसने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। इसे पक्का यकीन हो चला था कि आतिम इसके साथ खेल ही खेल रहा था, वरना वो इसे कॉल ज़रूर करता। इसने सही वक्त पर इसे पकड़ लिया था, वरना वो अपनी सफाई में कुछ तो बोलता, चाहे झूठ ही सही। बीए के फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ चुके थे और इसकी तैयारी ना होने के बराबर थी। वो चाह रही थी कि कम से कम इस मैदान में तो कामयाब हो जाए, इसलिए आजकल इसका ज़्यादा वक्त कोर्स के साथ मगज़ खपाते हुए गुजरता। इस रात भी वो किताब हाथ में लिए बालकोनी में कुर्सी लगाए बैठी थी और ध्यान इसका सारा किताब पढ़ने पर था कि जमील साहब जाने कब इसके पीछे आकर खड़े हो गए। तो तैयारियां की जा रही हैं, वो मुस्कुराते हुए बोले तो इसने हड़बड़ा कर रुख फेरा। ओह बाबा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, कम अज़ कम बता कर तो आया कीजिए। वो सीने पर हाथ रखती अपनी सांसों को एतदाल पर लाते हुए बोली, फिर क्या मज़ा तुम्हें छेड़ने का, भाई मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग करने आया था। वो इसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोले तो वो इन्हें देखकर फीका सा मुस्कुरा उठी। बड़े हो जाएं बाबा, ये काम तो कोई छोटा बच्चा करे तो अच्छा भी लगता है। वो इन्हें देखकर मुस्कुरा उठी, क्योंकि इसका मकसद भी इन्हें छेड़ना ही था। हा हा हा, हाजिर दिमाग, मुझे हाजिर दिमाग लोग बहुत पसंद है। खैर ये बताओ कि इस पढ़ाई के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? वो इसे खोजती नज़रों से देखकर बोले। इसके बाद मास्टर करूँगी, फिर एमफिल और फिर पीएचडी। वो मुस्कुराते हुए अपने लंबे चौड़े प्लान से आगाह कर गई। लेकिन मैंने तो इसके बरक्स तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा हुआ है। वो एक गहरी और हमकारी खारिज करते हुए बोले। और वो क्या सोचा हुआ है आपने? वो अबरू उचकाते हुए बोली, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। वो पूरे इसरार से लहजे में बोले तो वो उलझन से इन्हें देखी गई, लेकिन जानती थी कि अब वो इसे एक लफ्ज़ नहीं बताने वाले, इसलिए दोबारा से अपनी किताब चेहरे के आगे कर ली। तुम पढ़ो, मैं ज़रा अब तुम्हारी माँ को तंग कर लूँ। बड़ा अरसा हुआ इसे छेड़े हुए। उठते हुए बोले तो एक खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। वाह, मेरी तरफ से भी कर लीजिएगा और आराम से, जान बख्शी नहीं करनी इनकी। वो हंसते हुए बोली तो इसके सर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चले गए। इसने मुस्कुराते हुए दोबारा से किताब पर तवज्जो लगा दी, लेकिन अब किताब से इसका ध्यान उठ चुका था और जमील साहब के कहे अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे। जो भी होगा देखा जाएगा। जब मैं इस हातिम मंजूर के बगैर रह सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो खुद को समझाते हुए बोली और उठकर अंदर कमरे में चली आई, क्योंकि बाहर अज़ानें शुरू हो चुकी थी। इसने वॉशरूम में जाकर वज़ू किया और इशा की नमाज के लिए खड़ी हो गई। हातिम अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा था और हिसाब किताब में मसरूफ़ था। मुकाबला करना इसने कब का छोड़ दिया था, इसलिए अब सुकून से सिर्फ अपने काम पर ही तवज्जो दे रहा था। कोई कितना मुनाफा कमा रहा है या कोई कहाँ अपना माल सप्लाई कर रहा है, इसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी वो गर्म चाय की तलब शिद्दत से महसूस कर रहा था, इसलिए इंटरकॉम उठाया और नंबर प्रेस ही करने लगा था कि इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नज़र डालते हुए इसने एक ठंडी सांस खारिज की और कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल कान से लगा लिया। अरे यार, अभी भी क्या ख़ता हो गई हमसे, भाई तुम तो ईद का चांद ही बनते जा रहे हो। इसे जमील साहब की झिंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। अरे जमील साहब, इंतहाई माजरत के साथ, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा, तुम अभी आ रहे हो और बस। उन्होंने फ़ौरन से अपना हुक्म सादिर किया। अरे इतनी भी क्या मजबूरी हो गई जमील साहब, थोड़ा सांस तो लेने दें। अब की बार वो खुलकर हंस पड़ा। अभी 8 बजने वाले हैं, मैं तुम्हें 8:30 तक अपने सामने देखना चाहता हूँ। इसे मेरा हुक्म समझो या दरख्वास्त, ये तुम्हारी मर्जी है। वो अपनायत से बोले तो इसने फैसला कर लिया कि वो जाकर इनसे मिल ही ले। आखिर देखे तो सही कि अब की बार मौसूफ क्या नया करने वाले हैं। ठीक है जमील साहब, मैं पहुँच जाऊँगा। वो हार मानते हुए बोला तो उन्होंने इसे बर वक्त पहुँचने की ताकीद करते हुए कॉल काट दी और फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और मोबाइल और गाड़ी की चाबी जेब में डालते हुए बाहर की तरफ निकलता चला गया। तकरीबन 20 मिनट लगे इसे जमील साहब की फैक्ट्री पहुंचने में, और जब वो इनके कमरे में इनके सामने पहुंचा तो इसे देखकर मुस्कुराने लगे। जितनी पाबंदी तुम वक्त की करते हो, इससे भी बहुत आगे जाओगे। वो खुले दिल से मुस्कुराते हुए बोले तो वो भी हंस पड़ा और फिर दोनों वहाँ मौजूद सोफ़ों पर आमने सामने बैठ गए। बेटा, आज मेरा बहुत दिल था तुम्हारे साथ डिनर का, सोचा यहीं बुला लूँ, खाना भी खा लेंगे और तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। वो कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन वो खामोश ही रहा। चाह रहा था कि जमील साहब खुद थैले से बाहर आएँ। फिर हल्की फुल्की कारोबारी गपशप होती रही और जब मुलाजिम ने डाइनिंग रूम में खाना लग जाने की इतला दी तो वो इनके साथ उठकर खाने की मेज़ तक चला आया। इसे पूरा यकीन था कि ये भी जमील साहब की कुछ चाल ही होगी और वो इसे खाने में कुछ मिला कर न खिला दें, इसलिए मोहताज थे। अरे भाई शुरू करो ना और बेफिक्र रहो, खाने में कुछ नहीं मिला है। वो कमाल के चेहरा शनास थे, इसलिए इसकी सोच तक पढ़ ली। अरे जमील साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसने फ़ौरन से सामने बड़े चाइनीज़ राइस का बाउल खिसकाया और चावल अपनी प्लेट में डालने लगा। आज की मुलाकात का मकसद ये था कि मैं तुमसे एक मसले पर बात करना चाह रहा हूँ। खाना खाते हुए जमील साहब बोल उठे तो इसने उलझन से इन्हें देखा। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो चावल से भरा चम्मच मुँह में डालते हुए बोला, देखो बेटा, तुम्हारे और हुरैन के बीच क्या था ये मैं सब जानता हूँ। मेरी बेटी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। वो इसे गौर से देखते हुए बोली,
अगरचे तुमने तो सारी बात छुपा ली थी, लेकिन हुरैन न छुपा सकी और सब कुछ मुझे बता दिया। वो मायने खेज लहजे में बोले। लेकिन जमील साहब, मैंने वो भी कुछ कहने वाला था कि उन्होंने हाथ उठाकर इसे बात करने से रोक दिया। पहले मेरी पूरी बात सुन लो बरखुरदार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, और अब जबकि हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वालदा को हुरैन के रिश्ते के लिए हमारे घर भेज दो, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। बात क्या थी? गोया वो इसके सर पर धमाके ही कर गए थे और वो हैरत से मुंह खोले छुरी कांटा प्लेट में रख कर इन्हें देखे गया। खाना खाओ और मेरी बात पर गौर करना। यकीन करो, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे बन जाओ। मैं हमेशा यही सोचता था कि जो भी मेरी बेटी का लायक होगा वो एटलीस्ट मेरे टुकड़ों पर पलने वाला नहीं होगा, और ना इसकी नज़र मेरी दौलत जायदाद पर होगी। तुम क्या हो ये बात तुम खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और यही बात मुझसे तुम्हारी आंटी ने भी की है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे अभी जवाब दे दो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। वो इसके सामने राइस का बाउल धकेलते हुए बोले तो वो नज़रें झुकाकर इस बीच जाने वाली अनहोनी को सोचने लगा। इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जमील साहब ने इसे इस बात के लिए अपनी तरफ बुलाया है। ठीक है जमील साहब, मैं 1-2 दिन में आपको मुतला कर दूंगा, लेकिन क्या आपने हुरैन से इस बारे में पूछा है? वो जानता था कि वो हुरैन से मशवरा किए बगैर इससे बात कर रहे हैं। इसको छोड़ो, वो बच्ची माँ बाप के फैसलों में खुश रहने वाली है। उन्होंने पानी के गिलास से एक घूंट भरते हुए कहा। ठीक है जमील साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं आपको मुतला कर दूंगा। वो अपनी प्लेट से चावल ख़त्म करते हुए बोला और नैपकिन से हाथ साफ करके उठ खड़ा हुआ। चाय आ रही है, पी कर जाना। वो इसे सोफ़े पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, लेकिन इसका दिमाग बुरी तरह से उलझ चुका था। हालांकि यही बात वो खुद जमील साहब से करना चाहता था, लेकिन हुरैन के दिए हुए ज़ख्म के बाद इसे ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था। फिर चाय आई, लेकिन वो गुमसुम ही रहा। जमील साहब इसकी दिमागी हालत से आगाह थे, इसलिए इस बारे में कोई दूसरी बात न की और हल्की फुल्की कारोबारी गुफ्तगू के दौरान चाय पी गई और फिर वो इन्हें सलाम करता हुआ वहाँ से निकल आया। सारे रास्ते इसे यही एक बात सताती रही कि आखिर ये काया पलट कैसे गई। इसके तो दिमाग में था कि इसे जमील साहब की काफ़ी मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ जो सब कुछ इसके लिए पहले से ही प्लेट में रखा हुआ था। दिमाग पर जोर देते हुए एक नुक्ते पर वो फंस गया और एक ज़ख्मी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। वो अब समझा, यानी कि अभी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई। वो मुस्कुराते हुए बोला और गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया, क्योंकि इसे समझ आ गई थी कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। जमील साहब अपना पता फेंक चुके थे और अब इन्हें सिर्फ इंतज़ार करना था। बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये बात हातिम से की थी, क्योंकि इसके बगैर और कोई चारा नहीं था इनके पास। वो दूर अंदेशी के कायल थे और ये बात तो वो कई दिनों से सोच रहे थे। वो जानते थे कि इसमें मुस्तकबिल भी महफूज किया जाए और बेटी का घर भी बसा दिया जाए, और इन्हें नाकामी नहीं हुई। 2 दिन बाद इन्हें हातिम का जवाब मौसूल हो गया कि इसे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, जब वो कहें। हातिम अपनी वालदा और बहन के साथ हुरैन का बाकायदा रिश्ता मांगने के लिए आ जाएगा। जब आपको आसानी हो आ जाओ, हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले हैं बेटे। और नरमी से बोले तो इसने इन्हें अपनी बहन के अब्रॉड होने से आगाह कर दिया कि जैसे ही वो पाकिस्तान आती है वो इनके घर चला आएगा। अब असल मसला हुरैन को हैंडल करने का था, लेकिन वो जानते थे कि हुरैन हातिम को पसंद करती है और कोई एतराज़ नहीं करेगी। वो इतवार का एक रोशन दिन था। सुबह इन्हें हातिम की कॉल मौसूल हो चुकी थी कि वो शाम में अपने घर वालों के साथ इनकी तरफ आना चाह रहा है, तो उन्होंने इसे वेलकम कहा था। अब वक्त था कि वो हुरैन से बात करते और इसके लिए वो इसके कमरे में चले आए। जानते थे कि इस वक्त वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होगी, लेकिन यह मामला इसकी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने आज ही बात करने की ठानी, क्योंकि वक्त कम था। जी मेरी बच्ची, क्या हो रहा है? वो इसके कमरे में दाखिल होते हुए बोले। कैसे हैं बाबा? कुछ नहीं, बस तैयारी कर रही थी पेपर्स की। वो इन्हें मोहब्बत से देखते हुए बोली। अच्छा बेटा, ऐसा है कि शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जब वो आएँ तो तुम वहाँ मौजूद हो। उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया, लेकिन खुलकर न बोल सके। ऐसा कौन आ रहा है हमारे घर बाबा, और मेरा मौजूद होना क्या मायने रखता है? वो उलझन से बोली। बात ऐसी है बेटा कि शाम में तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी लड़के को देख लो। शादी तुम्हारे पेपर्स के बाद ही होगी, लेकिन अभी ये फॉर्मेलिटी पूरी करना ज़रूरी है। वो इसे गौर से देखते हुए बोले। ओ बाबा प्लीज़, मैं अभी इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहती, आप प्लीज़ इनको मना कर दें। वो बेजारी से बोली। एक दफ़ा मिल लो, फिर बेशक इनकार कर देना, लेकिन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़ुबान दे चुका हूँ। वो इसे जताते हुए बोले। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहरहाल इनकार का हक मैं हर सूरत रखती हूँ। वो भी इन्हें जता गई तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल आए। जानते थे कि एक बार हातिम मंजूर को देख लेने के बाद हुरैन से इनकार करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेफिक्री से मंसूरा बेगम को बताने चल पड़े और फिर इसके बाद उन्होंने शाम की तैयारियां भी करवानी थी।